नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे रीट 2021 से संबंधित जो है कि परीक्षा जो होने वाली है 25 अप्रैल को, उसके लिए हम सोशल स्टडीज़ के टॉप 60 MCQs करेंगे जो क्लास 6 से 8 के लिए संबंधित है और लेवल 2 के लिए। और इसी के साथ साथ ये सी-टेट और स्टेट टेट जैसे यूपी टेट हो गया, हरियाणा टेट हो गया, मध्य प्रदेश टेट हो गया, बिहार टेट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप इन स्टेट टेट के यानी राज्यों की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसी से संबंधित हमने एक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है और रीट प्राइमरी लेवल के लिए भी हमने 4 से 5 सेट जो है कि पेडागॉजी और एनवायरनमेंट के अपलोड किए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर जाके नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और विजिट करके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 31 है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए क्या प्रसिद्ध था। अर्थात उत्तर पश्चिम जो था यानी जो क्षेत्र था वहाँ से क्या प्रसिद्ध था, मिलता था इन लोगों को, तो चांदी और तांबा। यानी मौर्य काल के लिए उत्तर पश्चिमी भाग से तांबे और चांदी की प्राप्ति होती थी मौर्य काल के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। एम्फोरा एक है, एम्फोरा क्या है, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा हुआ एक जार होता था जो कि लंबा और दोनों तरफ से हत्था लगा होता था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से जानते थे। काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर या काला सोना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा काला सोना। काली मिर्च का सामान्यतः प्रयोग क्यों किया जाता था वहाँ पे, क्योंकि ये लोग जो मांस वगैरह कच्चा मांस होता था उस पर काली मिर्च के पाउडर को पीसकर पाउडर के रूप में कच्चे मांस पर लेप लगाते थे। और लेप लगाने से क्या होता था, वो कच्चा मांस 3 से 4 दिन तक सुरक्षित रहता था। जैसे आज फ्रिज में जो है कि ये काम रखा जाता है, जैसे फ्रिज में रख दीजिए कोई भी कच्चे सामान को तो 4 से 5 दिन तक वो सुरक्षित रहता है। इसी तरीके से काली मिर्च से होता था, इसीलिए इसकी डिमांड और भी अधिक थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। रहट, चखें, आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो 34 का हो जाएगा सी ऑप्शन। ये मध्यकाल की खोज है, एक तरीके से किसकी खोज है, मध्यकाल अर्थात मिडिवल हिस्ट्री की खोज है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है। संस्कृत की प्रशस्ति, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित एक संस्कृत की प्रशस्ति पाई गई है जिसमें इसकी विशेषता या उसकी प्रशंसा की गई है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। कब किया जाता था, जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था या राजा को छत्री घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से छत्री भले न हो, और हिरण का शिकार करने से पहले या पुत्र के जन्म के लिए। तो बी हो जाएगा, एक छत्री घोषित करने के लिए राजा को, चाहे वो भले जन्म से किसी भी वंश या किसी भी समुदाय का हो या किसी भी जाति का हो, यानी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, लेकिन फिर भी उसको राजा के रूप में छत्री घोषित किया जाता था इस अनुष्ठान के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 37 है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था। ग्रामम, श्रेणी, नगरम या सभा, तो 37 का हो जाएगा सी। ध्यान दीजिएगा यहां पर। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न का तो उत्तर हो गया नगरम। ध्यान दीजिएगा, नगरम। देखिए, नगर में रहने वाले को नागर कहा जाता है, लेकिन चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था, जबकि मौर्य काल में या मौर्योत्तर पीरियड में व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। तो यहाँ पर इस अंतर को स्पष्ट रखिएगा, इसीलिए यह प्रश्न यहाँ रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विजय सिंह पथिक राजस्थान के किस आंदोलन में सक्रिय थे। बिजौलिया का कृषक आंदोलन, भील आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन, तो 38 का हो जाएगा ए, बिजौलिया का कृषक आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम।
नेक्स्ट प्रश्न 39, वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार रूप में यात्रा करती है, सूर्य के समीप आ जाती है, उसको क्या कहेंगे? एपोगी या पेरिगी या पेरीहीलियन या एफिलियन। तो 39 का हो जाएगा सी ऑप्शन, पेरीहीलियन कहते हैं। और अगर हम बात करें हिंदी में इसको क्या कहेंगे, जैसे एक होता है उपभू और एक होता है अपभू, उसी तरीके से एक उपसौर और एक अपसौर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब उपसौर लिखा हुआ वर्ड हो और पूछता है उपसौर का मतलब क्या होता है, तो कोई भी ग्रह जो सूर्य के नज़दीक आ जाता है, और अपसौर में क्या होता है, सूर्य से दूर चला जाता है। इसलिए पूछा जाता है कि जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नज़दीक होती है तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है तो उसको अपसौर कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कालीबंगा का उत्खनन निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा किया गया या किस विद्वान के निर्देशन में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, बीबी लाल के द्वारा कालीबंगा का उत्खनन कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, फोर्थ स्टेट यानी चौथा पिलर जो होता है वो किससे संबंधित होता है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेस या समाचार पत्र। तो 3 पिलर जो हैं वो कौन से होते हैं? पहला पिलर होता है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, और जो चौथा पिलर अर्थात फोर्थ स्टेट, इसको हम प्रेस या समाचार पत्र के रूप में जानते हैं। 42 को देखते हैं। ओजोन परत के बारे में, पराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं में एक कैटलिस्ट है, हरित गृह कृषि में प्रयुक्त किया जाता है, वह गैस जो सूंघने पर घातक होती है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पराबैंगनी जो किरणें आती हैं सूर्यों की, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे त्वचा कैंसर जो है कि नहीं होता है, आनुवंशिक परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो इससे मानव समुदाय और पर्यावरण प्रकृति का सुचारू रूप से चलता है। ओजोन परत का अगर हम सूत्र की बात करेंगे फॉर्मूले की, तो O3 के नाम से इसको जाना जाता है। और साथ ही साथ ये कहाँ पर मिलती है हमको? तो समताप मंडल में मिलती है। कहाँ पर? समताप मंडल में। और समताप मंडल में ही हवाई जहाज के उड़ने की आदर्श दशाओं का निर्माण होता है। 43 देखें, तमाशा लोक नाट्य विधा को प्रोत्साहित किया, तमाशा को, सवाई जयसिंह, माधो सिंह, सवाई प्रताप सिंह या ईश्वरी सिंह? तो 43 का हो जाएगा सी, सवाई प्रताप सिंह ने। और अगर हम बात करें सवाई जयसिंह की, तो सवाई जयसिंह ने 5 जो है कि आपकी जंतर मंतर की स्थापना की थी, जो एक खगोल शास्त्री के रूप में, जिसमें आपका एक वाराणसी हो जाएगा, एक दिल्ली हो जाएगा, एक जयपुर हो जाएगा, एक उज्जैन हो जाएगा और एक मथुरा। इन 5 जगहों पर भी जो है कि इन्होंने क्या किया था, एक जंतर मंतर नाम के स्थान का जो है कि निर्माण कराया था, जो किससे संबंधित था? खगोल शास्त्र से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करेंगे तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे रहता है और ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे है। तो कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री द्वारा निर्धारित किया जाता है? अर्थात यहाँ पे कह रहा है कि 5.5 घंटा अगर समय भारत का आगे है तो 2 घंटे ईरान का पीछे रहता है भारत से। इसका मतलब लंदन से 3.5 घंटा जो है कि ईरान का समय आगे होगा। और इस आधार पे अगर हम 1 डिग्री में जो है कि मतलब अगर हम इस आधार पे देखेंगे इसको, तो 44 का हो जाएगा 52.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो किस बीमारी को रोकता है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, घेंगा रोग को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 46, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है, अर्थात चंद्रमा से पृथ्वी की ओर आती है, तो क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है? देखते हैं, आइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सी ऑप्शन, कि पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान स्थिर होता है। देखिए, भार में परिवर्तन आता है जो कितना होता है, लगभग 1/6। अगर किसी वस्तु का जो भार पृथ्वी पर 6 होगा तो चंद्रमा पे क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि चंद्रमा पे सामान्यतः जो है कि इसका भार कम होता है, लेकिन द्रव्यमान बराबर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर तक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा होता है। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? यानी अगर किसी गिलास को हम पूरा भर देते हैं और उसमें एक बर्फ का टुकड़ा भी तैर रहा होता है, तो बर्फ जब पिघल जाएगी तो क्या होगा? क्या जल का स्तर गिर जाएगा, यानी
कम हो जाएगा, या जल छलकने लगेगा, या जल का स्तर वही बना रहेगा। तो 47 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्योंकि देखिए जब भी आप किसी गिलास में पानी भर रहे हैं और उसमें अगर एक बर्फ़ का टुकड़ा है तो बर्फ़ के टुकड़े में जितना भी पानी होगा वो भी उसी पानी के अंदर ही इंक्लूड है। ऐसा नहीं है कि बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी बढ़ जाएगा, जितना बर्फ़ में पानी होगा वो उसी पानी में समाहित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 कह रहा है कि कालीन से धूल हटाते समय हम आपको अचानक झटका देते हैं, हम आप इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, तो इसका क्या कारण होता है? तो क्या हो जाएगा? 48 का हो जाएगा ए ऑप्शन कि विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटेगी जब इसमें गति प्रदान की जाएगी, अर्थात यह न्यूटन का प्रथम नियम होता है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़ते हैं। भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं बैरोग्राफ पर, हाइड्रोग्राफ पर, सिस्मोग्राफ पर या पेंटाग्राफ पर। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सिस्मोग्राफ पर ये रिकॉर्ड की जाती हैं तरंगें और रिक्टर स्केल पैमाने से इसका मापन किया जाता है भूकंप की तीव्रता का। 50 को देखते हैं हम। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे, अर्थात किस बीमारी से बीमारित होंगे? तो मलेरिया, पीत ज्वर, टाइफाइड या सिस्टोसोमियासिस। तो 50 का सही जवाब हो जाएगा बी। आपको सामान्यतः टाइफाइड यानी तपेदिक की बीमारी हो जाएगी अगर आप प्रदूषित जल पिएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना यानी जेनेटिकली जो जीन का ट्रांसफर होता है वो किसके माध्यम से होता है? आरएनए, कोडोन या स्थानांतरण या डीएनए द्वारा। तो 51 का हो जाएगा डीएनए, क्योंकि ह्यूमन के अंतर्गत सामान्यतः या किसी भी जीव के अंतर्गत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो इन्फॉर्मेशन शेयर होती हैं यानी स्थानांतरित होती हैं वो डीएनए के द्वारा ही होती हैं। 52 प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ सर्वाधिक संख्या में मिलती हैं? मारवाड़ी की, मालपुरी, शेखावटी या बागड़ी। तो सही जवाब हो जाएगा ए। मारवाड़ी किस्म की सबसे अधिक भेड़ें देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती हैं? किस परत पर उत्पन्न होती हैं? तो 53 का हो जाएगा ए, ट्रोपोस्फियर। क्या कहते हैं उसको? ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी की परत होती है उसी पे तो सारी चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राजनीतिक प्रजातंत्र, सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र या नैतिक और आचार संबंधी मानदंड या पुलिस राज्य की स्थापना करना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र या प्रजातंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। अब आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर को अलग अलग जो है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नाम से दो यूनियन टेरिटरी के रूप में निर्माण कर दिया गया है और सामान्यतः ये 2019 में बहुत ही चर्चा में रहा था और 2020 में कोरोना की वजह से कोई परीक्षा नहीं हुई थी। तो हो सकता है रीट में आपसे आर्टिकल 270 या कश्मीर लद्दाख से संबंधित प्रोविजन पूछे जा सकते हैं। इसी को ध्यान में रख के हमने ये प्रश्न भी रखा है और आप भी इस पर एक विशेष चर्चा कर लीजिएगा, मतलब अपने टॉपिक पे पढ़ लीजिएगा इसको। तो इसका तो हो जाएगा सी ऑप्शन कि जम्मू कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से है और जिसको अब निरसित किया गया है, हटाया नहीं गया संविधान से, केवल निरसित कर दिया गया है। 56 क्वेश्चन को देखते हैं। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है, यानी कि जो बिल होता है वो एक्ट के रूप में कब ट्रांसफर हो जाता है, यानी कब वो एक्ट बन जाता है? जब उस पर राष्ट्रपति की क्या मिल जाती? सहमति मिल जाती, दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात। तो क्या हो जाएगा 56 का बी। राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद वो एक नियम यानी एक कानून बन जाता है एक्ट के रूप में। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च या 26 जनवरी। तो 57 का हो जाएगा ए, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जाता है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट इसको हम कहते हैं, जो सामान्यतः हमारे सामने 1991 में भुगतान का संतुलन करने के लिए क्राइसिस हुआ था। किस पर दबाव डाला जाता है कि आयात बंद कर दिया जाए या निर्यात में तात्विक वृद्धि के प्रभाव के लिए, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए या प्रभुत मात्रा में ऋणों तथा जमाओं हेतु विदेश जाने के लिए।
तो 58 का हो जाएगा डी कि प्रभुत मात्रा में ऋणों तथा जमाओं हेतु विदेश जाने के लिए। तो ये भुगतान संतुलन की समस्या जब होती है कि आप फॉरेन जो इंस्टीट्यूट हैं या जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इनसे फटाफट लोन लीजिए या पैसा लीजिए जिससे हम भुगतान के संतुलन की समस्या को दूर कर सकें। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि आयात बंद करने की बात करेंगे। अब बताइए, जब आप आयात ही बंद कर दोगे तो ये कोई दीर्घकालिक समस्या का समाधान नहीं है। आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए आयात बंद कर दोगे, लेकिन क्या भारतीय जनता या भारतीय जो नागरिक हैं या यहाँ के जो लोग हैं उनकी ज़रूरत कहाँ से पूरी होगी? उसके लिए तो सामान को आयात करना पड़ेगा। इसीलिए हम आयात नहीं बल्कि ऋण लेने की प्रक्रिया को अपनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं कि राजस्थान में 56 मैदान किन जिलों में फैला हुआ है? 56 मैदान किन जिलों में फैला हुआ है? तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर में 56 मैदान फैला हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? सरकार के पास अधिक सोना है लेकिन लोग गरीब हैं। यहाँ आय की असमानताएं बड़े पैमाने पर हैं। लोग आलसी हैं तथा कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। तो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि समृद्धशाली होने का मतलब है कि मूल्यवान और अधिक मात्रा में उपयोगी संसाधन तो हैं, लेकिन तकनीकी पिछड़ेपन के कारण या आर्थिक पिछड़ेपन के कारण और सही मामले में क्रियान्वयन कर नहीं पाने के कारण, यानी क्रियान्वयन की जो इच्छा शक्ति होती है, जो प्रशासन होता है, उसकी कमजोरी की वजह से उसका सही प्रकार से दोहन नहीं हो पा रहा है। 61 प्रश्न को देखते हैं। भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होने से निम्नलिखित के विकास में गंभीर अड़चनें आई हैं। आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या जननांकी। तो 61 का हो जाएगा बी। सामाजिक और आर्थिक विकास करने में लगातार समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, फिर चाहे वो महिला का सशक्तिकरण हो या बेरोजगारी समस्या को दूर करना हो या गरीबी को हटाने का समस्या हो। तो इस प्रकार की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं जनसंख्या के बढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित किस देश के निवासियों के द्वारा शिंटो धर्म का अनुपालन किया जाता है? जापान, मंगोलिया, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो 62 का हो जाएगा ए। जापान में शिंटो धर्म का जो है कि अनुपालन किया जाता है। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है? तो 63 का हो जाएगा बी। 11% लगभग जो है कि पूरे भारत का क्षेत्रफल का 11% राजस्थान में पाया जाता है। और अगर हम बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य भारत में है। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945। ये किसको पूछा जा रहा है? तो ये यूएनओ को पूछा जा रहा है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के पश्चात वैश्विक परिदृश्य पे गठन किया गया था अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ, अमरनाथ पंथ। तो 65 का हो जाएगा बी। जगन्नाथ पंथ पर आदिवासी प्रभाव देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, 1927 में गंग नहर का निर्माण बीकानेर रियासत के किस राजपूत नरेश के द्वारा करवाया गया था? राव बीका, कर्ण सिंह, श्री गंगा सिंह, राव जोधा। तो 66 का हो जाएगा सी ऑप्शन, श्री गंगा सिंह, और इन्हीं के नाम पे गंगा नहर का नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 67, सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को क्या चाहिए कि वह इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे? तो देखिए ये गलत होगा। सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करे, न्यायिक सक्रियता के लिए दलील दे या उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करे। तो 67 का डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 68 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? परिवार को लेकर, विद्यालय को लेकर, टेलीविज़न को लेकर, सहपाठी को लेकर। तो ये टेलीविज़न हो जाएगा सी, क्योंकि कुछ विचारक कहते हैं कि टेलीविज़न सकारात्मक प्रभाव डालता है तो कुछ कहते हैं कि नकारात्मक प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 69, इसके 2 ऑप्शन नीचे। आइए प्रश्न को हम छोटा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अब हम।
निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों को शैक्षिक अधिगम पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम होगी? सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना, नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना, रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना, या ठीक पाठ योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत संयम बनाए रखना। तो 69 का हो जाएगा बी ऑप्शन, कि नए विषयों पर अगर हमें चर्चा करनी है तो चर्चा करने से पहले ही जो बच्चे हैं उनको कुछ एक प्रोजेक्ट वर्क दे दीजिए कि आप अपने घर से या कल जो है कि आप ये प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करके आइए, तो उससे बच्चे उसके बारे में कुछ पहले से जानकारी इकट्ठी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, प्राथमिक स्रोत, क्योंकि उन्होंने उस युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, महसूस किया था। क्वेश्चन नंबर है 71। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा 7th के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है। सबसे उपयुक्त प्रकरण कौन सा होगा? 7th के बच्चे हैं। भूकंप, भारत की प्रमुख फसलें, भारत में पाए जाने वाले खनिज, या पृथ्वी की संरचना। तो 71 का हो जाएगा बी वाला। भारत की प्रमुख फसलों के बारे में वो बहुत आसानी से बता पाएंगे, जबकि खनिज, पृथ्वी की संरचना और भूकंप के बारे में उतना विस्तार से वो अध्ययन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। वैयक्तिक चुनाव के तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तर्कना, मुक्त संगत, आत्मकेंद्रितता, या सामाजिक बुद्धि उत्तेजना। तो 72 का हो जाएगा ए, तर्कना, यानी कि लॉजिकल जो है कि बातें करना। 73 की बात करेंगे। विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? फ्लो चार्ट, तुलनात्मक चार्ट, समय रेखा चार्ट, या वेन आरेख। तो 73 का होगा बी, तुलनात्मक चार्ट। 74 प्रश्न को देखते हैं। एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखना चाहती है तो क्या क्या लिखेगा वो? अर्थात जब छात्र मौर्य वंश के पतन के कारण बता सकेंगे, यानी क्या उन्हें ज्ञान हो पाया है, या अवबोध हुआ, या अनुप्रयोग हुआ, या संश्लेषण हुआ। तो 74 का हो जाएगा बी, अवबोध वाले सेक्शन में लेसन प्लान के अंतर्गत वो टीचर लिखेगा इस चीज को। 75 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है? केवल एक को छोड़ दिया जाए तो 75 का होगा ए, दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य। ये जो है कि क्या होगा? सृजनात्मक चिंतन से अलग होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 76 की हम बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 76 नहीं 77 को देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर यानी क्लास 6 से 8 तक पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषय से ली जानी चाहिए? तो आप जो क्लास 6, 7, 8 में कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं? इतिहास पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं और भूगोल पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र हम लोग 9th और 10th से पढ़ते हैं, इसीलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नहीं, एक ही जगह हम इसको भी लिख सकते हैं सी वाले को, क्योंकि पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल, क्योंकि भूगोल की ही एक शाखा के रूप में हम एनवायरनमेंट को जानते हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा सही बैठेगा। तो 77 का सी हो जाएगा। 78 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में, दो राजवंशों की तुलना करने में, या प्राचीन भारत के शिक्षण में। तो 78 का हो जाएगा डी, यानी प्राचीन भारत के बारे में अगर हमें जानना हो तो हम एक टाइमलाइन बना लें कि किस समय मौर्य वंश चल रहा था, किस समय मौर्योत्तर काल आया, फिर गुप्ता पीरियड आता है, फिर गुप्तोत्तर काल आता है, फिर क्षेत्रीय राजवंश उत्पन्न होते हैं, और कैसे कैसे मध्यकाल तक हम लोग आगे पहुँचते हैं। यानी एक टाइम पीरियड से हम बता सकेंगे कि इस घटना के बाद ये घटना घटित हुई, तो ये प्राचीन भारत को समझने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें। मानचित्र पर किसी स्थान की दर्शाना संबंधित है, मतलब किसी स्थान को अगर हम लोकेट करते हैं कि ये इंडिया है, या ये राजस्थान है, ये हरियाणा है, ये मध्य प्रदेश है, तो किससे संबंधित होगा? ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से,
कौशल से। तो ये हो जाएगा 79 का ए, ये उसके ज्ञान से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 80, बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय महत्वपूर्ण है कि शिक्षक कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करें, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दें, केवल बाल अपराध से संबंधित कानूनों की चर्चा करें, कानून के प्रति डर पैदा करें। तो दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। ए और बी में से अगर हम देखेंगे तो इसका हो जाएगा बी कि परिचित संदर्भ का मतलब कोई एग्जाम्पल हो जिससे बच्चे भी परिचित हों आसपास के क्षेत्र से, तो वो समझने में आसानी ज़्यादा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 81 की हम बात करेंगे। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, विचार उत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 82 की हम बात करते हैं। संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकें। अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो किसके प्रति जागरूक होंगे? लोकतंत्र की जड़ें भारत में हैं, प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा है, उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है, या भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। तो सी वाला हो जाएगा कि उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव पड़ा है या गहरा प्रभाव है संविधान का निर्माण करने में। क्वेश्चन नंबर 83 है, सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? समूह गतिविधियां, भ्रमण और संकलित परीक्षाएं, कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित आकलन, या अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां और रचनात्मक व संकलित आकलन, या शिक्षा उद्देश्य, नई शिक्षण पद्धतियां और बोर्ड परीक्षाएं। तो 83 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी अधिगम का उद्देश्य, अधिगम की गतिविधियां और रचनात्मक व संकलित आकलन भी होना चाहिए, तब जाके सामाजिक विज्ञान में जो है कि एक अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 84 की अगर हम बात करें, समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए सोशल साइंस के विषय वस्तुओं की? कि छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की हम बात करेंगे। हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करें, वे विवादित मुद्दों से दूर रहें, सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों को उनसे जुड़ाव हो और अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। तो 85 का सी हो जाएगा, जो भारतीय समाज की जो प्रमुख विशेषता है कि विविधतापूर्ण समाज है हमारा, फिर भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जो है कि एकजुट रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि अनेकता में एकता या विविधता में एकता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन एप्रोप्रिएट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 एनसीएफ सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? तो एनसीएफ 2005 में साफ साफ लिखा गया है कि सोशल स्टडीज का जो टीचिंग होगा उसका उद्देश्य क्या होगा? तो उसका उद्देश्य होगा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करना, कि हमारे समाज की स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, इसके बारे में रियलिटी अर्थात वास्तविकता से परिचित कराना बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 87 अगर हम देखते हैं, मुगल काल में राजस्थान राज्य की जनलिपि निम्नलिखित में से कौन सी थी? उर्दू, नागरी, फारसी या प्राकृत? तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, नागरी थी, अर्थात देवनागरी की बात हो रही है। 88 प्रश्न को देखते हैं। मत्स्य संघ का विलय विशाल राजस्थान में कब हुआ था? 14 जनवरी 1949, 15 मई 1949, 30 जुलाई 1949, 15 मई 1950। तो 88 का हो जाएगा बी, 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय विशाल राजस्थान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89 है, कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? इसी प्रकार का प्रश्न इस बार सीटेट 2021 में भी आया था, इसलिए इसके रीट 2021 में भी आने की संभावना हो सकती है। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती हैं,
लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं, लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है, लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, जो रूढ़िवादिता को दिखाता है कि लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं और कोई काम नहीं। जबकि वर्तमान में हम देखेंगे कि भारतीय समाज में लड़कियां जो है कि आपके बड़े बड़े पदों को, चाहे फिर मुख्यमंत्री पद हो या फिर जो है कि सेना के पद हो, अच्छे अच्छे पदों को, इवन कि आईएएस के पदों को भी प्राप्त कर रही हैं। तो इसका मतलब यह लिंग मूलक भेदभाव को प्रदर्शित करता है, स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट की तरह। क्वेश्चन नंबर 90 की हम बात करें। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में, या वस्तुओं का विज्ञापन करने में ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीद सकें, क्रिकेट के आयोजन का प्रसारण करना ताकि लोग घर बैठे इसे देख सकें, या विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की चीज़ें प्रस्तुत करना। तो 90 का हो जाएगा ए, कि देश और दुनिया के बारे में समाचार देना और दुनिया में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसको हम समसामयिक घटनाओं के नाम से जानते हैं, समसामयिक घटनाक्रम, तो उसके बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। तो ये थे आपके टॉप 60 एमसीक्यूज जो कि सोशल स्टडीज से रिलेटेड थे, क्लास 6 to 8 के लिए, रीट 2021 के लिए। इसका एक पेपर सेट हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है और जल्दी हम तीसरे और चौथे प्रैक्टिस सेट को भी लेकर आपके लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।